आज हम व्यवसाय अध्ययन का फर्स्ट इकाई व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवसाय कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे प्रारंभ किया जाता है, व्यवसाय को क्या अर्थ होता है, व्यवसाय किस प्रकार उसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हमारे चारों ओर अधिकांश व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी न किसी कार्य में संलग्न है। मतलब जहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकता है वहाँ पर उसे कार्य करना आवश्यक है। जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करेगा तभी वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। मनुष्य की एक आवश्यकता की संतुष्टि होने पर तुरंत दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। वास्तव में व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं। अतः अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वह किसी न किसी क्रिया में निरंतर संलग्न रहता है। आवश्यकताओं की आपूर्ति हो जाने वाली इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, मतलब गैर आर्थिक क्रिया। मतलब क्या है कि जो इस पॉइंट के अंदर जो बताया गया है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है, अनेक होती है, बहुत सी आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, निरंतर रूप से कार्य करना पड़ता है। जब वो कार्य करता है तभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन वह कितना भी कार्य कर ले, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति होने के तुरंत पश्चात दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। इसीलिए और जो हमारे द्वारा कमाई की गई है, जो हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपत्ति के साधन है, जो हमारे साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, मतलब कम मात्रा में होते हैं। हम सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं। तो ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, वह दो प्रकार की, एक होती है आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है गैर आर्थिक, मतलब अनार्थिक क्रिया। ठीक, अब हम आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की वह सब वैधानिक क्रियाएं जो उनकी जीविका का साधन बनती हैं और जीवन को सुखमय बनाने हेतु धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी क्रिया जो कि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए धन कमाने, मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वह कैसी क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया होती है। अब आर्थिक क्रिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ चोरी करके ला रहा है और अपना घर चला रहा है तो इसका मतलब कि वह आर्थिक क्रिया आएगी, नहीं, वह आर्थिक क्रिया नहीं होगी। हमारा जो किया गया कार्य है, इस पे जो पैसा कमाने का तरीका है, धन कमाने का तरीका है, वह भी कैसा होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, मतलब वह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। तो इसमें उदाहरण जैसे किसान द्वारा खेती करना, कारीगर द्वारा ऊंची इमारतों का निर्माण करना, मजदूर द्वारा कारखाने में मशीन चलाना, दुकानदार द्वारा ग्राहकों की मांगों की आपूर्ति करना, डॉक्टर द्वारा मरीज का उपचार करना, शिक्षक द्वारा कक्षा का अध्यापन कार्य कराना आदि, ये सभी क्रियाएं कौन सी होती है, आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है, धन कमाना होता है और अपना जीवन यापन करना होता है। ठीक, ये सभी कौन सी क्रियाएं हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। अब हम गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की वे सब क्रियाएं जो आजीविका या धन कमाने के साधन के रूप में न होकर एक विशिष्ट भावना जैसे प्रेम, देशभक्ति या समाज सेवा आदि के उद्देश्य से की जाती है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना न होकर क्या करना होता है, किसी व्यक्ति की सहायता करना होता है, उसकी सेवा करके अपने आत्मा को, अपने मन को संतुष्ट करना होता है, वह होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। जैसे प्रेम, देशभक्ति, समाज सेवा आदि के उद्देश्य से की जाती है। मतलब क्या किया जाता है कि जो हम देशभक्ति, हमारा प्रेम है, देशभक्ति और समाज की सेवा, ये देश की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये सभी क्या कहलाती है, गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, धन कमाना नहीं होता है। उदाहरणार्थ, एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, माता द्वारा अपने बच्चे का लालन पालन करना, एक देशभक्त द्वारा देश की रक्षा करना, डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज करना, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, एक समाज सेवी द्वारा गरीबों एवं असहायों की मदद करना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे
अगर तुम्हारी मम्मी है तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी कि तो तुम तुम्हारी मम्मी को पैसे दोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्या है कि वो जो है वह अपने प्रेम के कारण अपने बच्चों का क्या करती है, लालन पालन करती है। इसीलिए वो कौन सी क्रियाएँ कहलाती है, गैर आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। अब हम आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत अंतर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। आर्थिक क्रिया में जैसे इस पहले देखेंगे अंतर का आधार है, दूसरा पॉइंट है आर्थिक क्रिया है, तीसरा पॉइंट है गैर आर्थिक क्रिया है। तो इसमें अंतर के आधार में पहले उद्देश्य क्या होता है, जैसे आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या बताया है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाकर जीवन सुखमय बनाना होता है। मतलब धन कमाकर अपना जीवन अच्छे से व्यापन करना होता है, अपना जीवन सुखमय रूप से जीना होता है। वैसे ही गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना ना होकर विशिष्ट भावना होता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या करना होता है, सेवा करना होता है लोगों की। ठीक। दूसरा साधन, गैर आर्थिक क्रिया धन कमाने का साधन होती है। मतलब आर्थिक क्रिया के द्वारा क्या कमाया जाता है, धन कमाया जाता है। एक धन कमाने का एक साधन होती है आर्थिक क्रिया, लेकिन गैर आर्थिक क्रिया का साधन क्या होता है, धन कमाना नहीं होता है। मापदंड, अब हम जब आर्थिक क्रिया करके मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मापदंड क्या होगा, मुद्रा होगा। अब हम देखेंगे इसमें आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा होता है, लेकिन जो गैर आर्थिक क्रिया होती है उसका मापदंड मुद्रा ना होकर क्या होता है, आत्म अनुभूति या संतुष्टि। मतलब हमारे मन की अनुभूति या संतुष्टि होती है, मुद्रा नहीं होता है गैर आर्थिक क्रियाओं का मापदंड। ठीक। अगला है प्रेरणा। आर्थिक क्रिया, आर्थिक कार्य आवश्यकता से प्रेरित होती है। मतलब आर्थिक कार्य मतलब पैसा कमाना क्यों जरूरी होता है, जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जब व्यक्ति को जब पैसे की आवश्यकता होगी तभी वो क्या करता है, पैसा कमाने के लिए प्रेरित होता है, धन कमाने के लिए जागरूक होता है। इसलिए जो आर्थिक कार्य है वह आवश्यकता से प्रेरित होते हैं, लेकिन जो गैर आर्थिक कार्य क्या है, वह हमारी इच्छा एवं विशिष्ट भावना से प्रेरित होते हैं। अगर हमारी इच्छा हुई कि हमें किसी व्यक्ति की सहायता करनी है तो हम उसकी सहायता करते हैं, अगर हमारी इच्छा नहीं हुई तो हम उसकी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि गैर आर्थिक क्रिया है, जो कार्य है वह इच्छा या विशिष्ट भावना से प्रेरित होते हैं। वैधानिक, आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक होता है। मतलब आर्थिक क्रिया कैसी होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। गैर आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है। गैर आर्थिक क्रियाएं जो है कि समाज की सेवा करना, देश की रक्षा करना, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वह वैधानिक होना चाहिए, वह गैर कानूनी गैर वैधानिक भी हो सकती है। इसीलिए इसके अंतर्गत आवश्यक नहीं होता है कि आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होना चाहिए। प्रकार, व्यापार, पेशा एवं रोजगार आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, व्यापार आता है, पेशा आता है, रोजगार आता है। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो गैर आर्थिक क्रिया है उसके अंतर्गत क्या आता है, प्रेम, देशभक्ति, समाज सेवा, ये सभी क्या होते हैं, गैर आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप बताए गए हैं। ठीक। अब हम व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय किस प्रकार, क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, यह पढ़ेंगे। व्यवसाय शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अभिप्राय व्यस्त रहने की अवस्था से है, परंतु किसी भी प्रकार के कार्य को व्यवसाय नहीं माना जाता है। मतलब व्यवसाय क्या है, इसका अर्थ बड़ा ही व्यापक बताया गया है। हम शाब्दिक रूप से देखेंगे कि व्यवसाय मतलब व्यस्त रहने की अवस्था, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, स्वयं दिमाग से क्या रहता है, व्यस्त रहता है, स्वयं भी व्यस्त रहता है और अपने दिमाग को भी उसमें बिजी रखता है, व्यस्त रखता है। तो व्यस्त रहने की अवस्था व्यवसाय कहलाती है। परंतु किसी भी प्रकार का कार्य, जो भी कार्य, जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं वह व्यवसाय नहीं कहा जाता है। व्यवसाय का तात्पर्य विशेष रूप से उन क्रियाकलापों से है जो वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके क्रय विक्रय से संबंधित है। परंतु वस्तुओं का क्रय विक्रय बार बार तथा निरंतर रूप से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है व्यवसाय कि हमने एक बार वस्तु खरीद ली और उसको एक बार बेच दी और बाद में उसका बंद कर दी, तो वो व्यवसाय नहीं होगा। जब व्यवसाय उस स्थान को, उस जगह को, उस क्रिया को कहेंगे कि जहाँ पर हम वस्तुओं का निरंतर रूप से क्या कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, और वह क्रय विक्रय कैसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वह कहलाएगा व्यवसाय कहलाएगा। उदाहरणार्थ, एक शिक्षक अपने जीवन में 1-2 बार जमीन क्रय विक्रय करके लाभ कमाता है तो उसे व्यापारी नहीं करेंगे। अगर एक शिक्षक है तो उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्रियाकलाप क्या होना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना,
विद्यार्थियों को पढ़ाना। लेकिन अगर वह अपने जीवन में कभी 1-2 बार अपने ज़मीन खरीदता है और उसको बेचने का कार्य करता है तो यह उसके लिए व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। भले उसे उससे लाभ प्राप्त हो, लेकिन वह उसके लिए व्यवसाय नहीं कहा जाएगा और ना ही वह व्यक्ति व्यापारी कहा जाएगा। व्यापारी हम उसे कहते हैं जो यह कार्य बार बार या लगातार करता है। मतलब अब हम व्यापारी किसे कहेंगे? जो कि वही कार्य, मतलब जैसे ज़मीन बेचने का कार्य वही बार बार करता है, मतलब बार बार ज़मीन बेचता है और दूसरी ज़मीन खरीदता है, वो कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? व्यापारी कहेंगे। ठीक, ध्यान रहे व्यापार में केवल वस्तुओं के आदान प्रदान को ही नहीं परंतु सेवाओं के आदान प्रदान को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। मतलब जो भी व्यवसाय किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना होता है। और इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं का ही आदान प्रदान नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत सेवाओं का भी क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, एक परोपकारी संस्था यदि कोई व्यावसायिक कार्य लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से न कर सदस्यों की सेवा के उद्देश्य से कर रही है तो उसके कार्यों को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है? क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वह परोपकारी संस्था जो भी कार्य कर रही है वह उसका उद्देश्य जो है लाभ प्राप्त नहीं करना है, सेवा करना है। लेकिन जो हमारा व्यवसाय होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना होता है, इसलिए यह जो है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। व्यवसाय में लाभ एक महत्वपूर्ण तत्व है और साथ में सफलता का मापदंड भी। भविष्य के अनिश्चित होने के कारण ऐसे कार्यों में जोखिम का तत्व भी निहित होता है। मतलब जो भी कार्य हम करते हैं, अगर हमें उसमें लाभ प्राप्त करना है तो लाभ प्राप्ति के साथ साथ उसमें हमें जोखिम तत्व उठाना ही पड़ेगा। अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो हमें किसी प्रकार के कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आधुनिक समय में व्यवसाय एक सामाजिक एवं आर्थिक संस्था है। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त करना है। व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता का सृजन। व्यवसाय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, एक विपणन और दूसरा है नवप्रवर्तन। यह दोनों ही लाभ प्रदान करने में सक्षम है, परंतु लाभ के साथ साथ उपभोक्ता, कर्मचारी तथा समाज के सामान्यतः संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो आज के समय में है, आज के आधुनिक समय में व्यवसाय एक सामाजिक और आर्थिक संस्था, मतलब समाज का हित करने वाली और स्वयं का हित करने वाली, मतलब सामाजिक और आर्थिक संस्था है। व्यवसाय का उद्देश्य सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त करना है। मतलब जो व्यवसाय है उसका उद्देश्य क्या हो गया है कि लोगों को सेवा प्रदान करना और उसके द्वारा अपने लाभ प्राप्त करना, यह उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं का सृजन, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह भी क्या हो गया है? व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य हो गया है। व्यवसाय के 2 प्रमुख कार्य बताए हैं, पहला है विपणन और दूसरा नवप्रवर्तन। इन दोनों कार्यों के माध्यम से क्या किया जा सकता है? व्यवसाय में लाभ प्राप्त किया जा सकता है और इसी के साथ साथ उपभोक्ता, कर्मचारी और समाज भी इनकी संतुष्टि प्राप्त की जाती है समाज से। हेने के अनुसार व्यवसाय की परिभाषा दी गई है। व्यवसाय एक मानवीय की क्रिया है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने अथवा प्राप्त करने हेतु की जाती है। मतलब क्या है? प्रोफेसर हेने द्वारा बताया गया है कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया, मतलब मानव द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं का क्रय विक्रय करके धन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, पीटरसन एवं प्लाउमैन के अनुसार व्यवसाय को एक ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विभिन्न व्यक्ति किसी उपभोग चीज़ का विनिमय पारस्परिक हित अथवा लाभ के लिए करते हैं, चाहे वे वस्तु हो या सेवा हो। मतलब जो पीटरसन और प्लाउमैन है, प्लाउमैन के अनुसार, उनके अनुसार परिभाषा यह है व्यवसाय की कि उसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति किसी उपभोग की चीज़, मतलब जिस चीज़ को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं, उस चीज़ को पारस्परिक हित या लाभ के लिए क्या करते हैं? वो विनिमय करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास देते हैं, जिससे कि जिसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना होता है। चाहे वो पारस्परिक हित के लिए वो चीज़ क्या हो, उपभोग की चीज़, चाहे वस्तु हो या किसी प्रकार की कोई सेवा हो, वो दोनों ही चीज़ जो है वह लाभ प्राप्ति करने के लिए होती है। व्हीलर के अनुसार व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जिसका संगठन एवं संचालन निजी लाभ की प्रेरणा से समाज के
वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब यह एक प्रकार की संस्था होती है, व्यवसाय एक प्रकार की ऐसी संस्था होती है जिसका संगठन एवं संचालन किसके लिए किया जाता है, मतलब उसका निर्माण और उसका संचालन किसके लिए किया जाता है, निजी लाभ, स्वयं के लाभ को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करने के लिए उसका निर्माण संचालन किया जाता है। अगला है उर्विक के अनुसार व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो कोई ऐसी सेवा या वस्तु बनाता है, वितरित करता है या प्रदान करता है जिसकी समाज के अन्य व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। मतलब उर्विक के अनुसार क्या बताया गया कि व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है, ऐसा उपक्रम बताया गया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का निर्माण होता है, ऐसी वस्तु या सेवा बनती है तथा उसे लोगों को वितरित की जाती है या प्रदान की जाती है जिससे कि समाज के क्या व्यक्तियों का क्या हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इस प्रकार से ये सभी परिभाषा दी गई है व्यवसाय की। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय का तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है जो मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं के नियमित उत्पादन या हस्तांतरण से संबंधित होती है। मतलब जो व्यवसाय है वह सभी ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह परिभाषा निकाली है, यह अर्थ स्पष्ट किया गया है कि जो व्यवसाय है वह ऐसी आर्थिक क्रियाएं है जिसमें व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की संतुष्टि करके उनको वस्तु एवं सेवाओं का नियमन किया जाता है, उनको वस्तु एवं सेवाएं पहुंचाई जाती है और उसके माध्यम से लाभ प्राप्त किया जाता है। यह इन सभी परिभाषाओं का सार है। अब हम व्यवसाय की विशेषताएं, व्यवसाय की क्या विशेषता होती है, व्यवसाय किस प्रकार हमारे लिए आवश्यक है, इसके बारे में देखेंगे। व्यावसायिक क्रियाएं किस प्रकार अन्य आर्थिक क्रियाओं से भिन्न है यह समझने के लिए व्यवसाय की प्रकृति या उसकी आधारभूत विशेषताओं को समझना आवश्यक होता है। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर पूरी 8 प्रकार की व्यवसाय की विशेषताएं दी गई है, जिसमें एक आर्थिक क्रिया, विक्रय या हस्तांतरण या विनिमय, वस्तु और सेवाओं का लेन देन में नियमितता, लाभ प्राप्ति, प्रतिफल की अनिश्चितता, जोखिम का तत्व और उपयोगिता का सृजन, ये सभी क्या है हमारे व्यवसाय की विशेषताएं है। अब हम इसकी पहली विशेषता, जैसे एक आर्थिक क्रिया। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है क्योंकि इसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है या आजीविका चलाना होता है। स्नेह, प्यार, रहम या अन्य किसी भावना से किया गया कार्य व्यवसाय नहीं होता है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसे कमाने संबंधी क्रिया होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है, धन प्राप्त करना होता है, ठीक, और धन प्राप्त करके अपने जीवन को अपना जीवन जीना होता है, जीवन चलाना होता है। इसमें किसी प्रकार का प्रेम, स्नेह, रहम, किसी प्रकार की भावनाओं को व्यवसाय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय। व्यवसाय कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय आवश्यक होता है। यदि ऐसा न हो तो वह क्रियाएं व्यवसाय में शामिल नहीं होगी। मतलब क्या है, जब व्यवसाय किया जाता है, जब भी कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो उसमें किसी न किसी वस्तु का विक्रय किया जाता है, साथ ही उस वस्तु का हस्तांतरण किया जाता है या फिर उस वस्तु का क्या किया जाता है, एक्सचेंज मतलब विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो इन तीनों ही वस्तुओं के द्वारा क्या किया जाता है, व्यवसाय चलाया जाता है। ये तीनों ही क्या है, व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। विक्रय, हस्तांतरण और विनिमय, यह तीनों ही व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। यदि ऐसा न हो तो बाकी क्रियाओं को, जो ये क्रिया है, इनको व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति घर में अपने लिए खाना बनाता है तो वह क्रिया व्यवसाय नहीं कहेगी। मतलब जो व्यक्ति स्वयं के लिए अगर खाना बना रहा है तो वह व्यवसाय नहीं होगी, क्योंकि इसमें वस्तु का न तो विक्रय हो रहा है और न ही मूल्य के बदले में हस्तांतरण या विनिमय किया जा रहा है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति किसी होटल या भोजनालय में ग्राहकों के लिए खाना बनाता है तो इस कार्य को व्यवसाय कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, खाने के विक्रय हो रहा है और उसके बदले में मुद्रा का हस्तांतरण हो रहा है। उसके बदले में लोग क्या दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं खाना खाने के बदले में। तो ये क्या होगा, एक प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण और विनिमय, यह क्या होता है, व्यवसाय की विशेषता होती है। अगला है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन।
व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। व्यवसाय के लिए निर्मित वह वस्तुएं जो उपभोग की वस्तुएं जैसे कपड़ा, जूते, बर्तन आदि तथा अथवा उत्पादक वस्तुएं जैसे मशीन, औजार आदि हो सकते हैं। सेवाएं अमूर्त एवं अदृश्य वस्तुएं हैं जिनका संचय संभव नहीं होता है। इसके अंतर्गत परिवहन, बिजली, पानी आदि सेवाएं आती हैं। मतलब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन भी व्यवसाय की क्या होती है, विशेषताएं होती है। व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं को क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। मतलब कौन कौन सी वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं या उपभोग की वस्तुएं जिसका हम क्या करते हैं, निर्माण किया हो या जिसका हम उपभोग करते हैं, ये वस्तुएं भी हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। साथ में जो उत्पादक वस्तुएं जिनके माध्यम से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जैसे मशीन, औजार, ये भी इन चीज़ों का भी क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। और सेवा कैसी होती है, अमूर्त होती है। हम जब किसी की मदद करते हैं तो वह क्या होती है, अदृश्य होती है, किसी को दिखती नहीं है। तो इन सभी जो अदृश्य वस्तुएं जिनका हम संचय नहीं कर सकते हैं, ये सभी भी क्या आती है, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के अंतर्गत व्यापार की विशेषता, व्यवसाय की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल होती है। फिर अगला है लेन देन में नियमितता। व्यवसाय में लेन देन की क्रिया नियमित या निरंतर होनी चाहिए। किसी एकाकी सौदे को व्यवसाय नहीं कहा जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के सौदे को व्यवसाय नहीं किया जाता है। कोई भी अगर व्यवसाय है तो उसमें लेन देन की क्रियाएं किस होना चाहिए, निरंतर रूप से होनी चाहिए, तभी वह व्यवसाय कहा जाएगा। व्यवसाय के लिए वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय निरंतर होते रहना आवश्यक है। मतलब जब व्यवसाय किया जा रहा है तो उसमें वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने वस्तु खरीद ली और वो रहने दी तो उसके बाद में वह व्यवसाय नहीं कहेंगे। वस्तु और सेवाओं का लेन देन कैसा होना चाहिए, निरंतर रूप से होना चाहिए, तभी वह व्यवसाय की श्रेणी में आता है। जैसे उदाहरणार्थ एक व्यक्ति अपना मकान बेचकर लाभ प्राप्त कर ले तो यह व्यवसाय नहीं कहलाएगा क्योंकि वह एकाकी सौदा होता है। परंतु यदि व्यक्ति मकान का क्रय विक्रय का धंधा अपना ले तो वह कार्य व्यवसाय कहलाएगा। मतलब अगर वो एक घर खरीद कर उसको बेचता है और उस पर लाभ प्राप्त करता है तो वह व्यवसाय नहीं होगा। लेकिन वह एक घर खरीदने के बाद में उसको बेचकर लाभ प्राप्त करता है, उसके बाद में अन्य घर खरीद कर उसको बेचकर लाभ प्राप्त करता है, तो यह व्यवसाय की श्रेणी में आता है। अगला है लाभ प्राप्ति। व्यवसाय में लाभ का तत्व अंतर्निहित होता है। व्यवसाय में लाभ ही प्रेरक शक्ति होती है। जिस व्यवसाय में निरंतर हानि हो वह सही अर्थों में व्यवसाय नहीं रहता है। आधुनिक समय में समाज में प्रतिस्पर्धा, जटिलता एवं प्रगतिशीलता पाई जाती है। अतः नव प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं का सृजन करके ही कोई भी व्यवसाय लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब लाभ प्राप्त करना क्या होता है, व्यवसाय का एक तत्व होता है। जब व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा तभी व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका नवीन रूप से उसका नव प्रवर्तन किया जा सकता है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और नए नए व्यवसायियों को लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगला है प्रतिफल की अनिश्चितता। व्यवसायिक क्रियाओं में लाभ की प्राप्ति केवल व्यवसाय तथा उसके साथियों के प्रयत्नों पर ही निर्भर होती है। लाभ का निर्धारण कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिन पर व्यवसायियों का नियंत्रण नहीं होता है। यह तत्व व्यवसाय की अनिश्चितताएं कहलाते हैं। जैसे वस्तुओं और सेवाओं की मांग का बदलाव आना, सरकार की नीतियों में अचानक परिवर्तन आना, बाजार में आर्थिक मंदी या तेजी आना। इन अनिश्चितताओं के कारण लाभ या प्रतिफल की अनिश्चितता बनी रहती है। मतलब प्रतिफल की कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्य कर रहा है, जो चल रहा है, जो व्यवसाय चल रहा है, उसमें क्या आ जाती है, एकदम से रुकावटें आ जाती है। उनकी वस्तुओं की मांग अचानक से बदल जाती है जिससे कि प्रतिफल जो है, जो लाभ है, वह कम ज़्यादा होता है। फिर जोखिम का तत्व। व्यवसाय में किसी भी प्रकार का हो उसमें जोखिम की अनिश्चितता का अंश अवश्य होता है। जोखिम की मात्रा में अंतर हो सकता है। यह जोखिम उपभोक्ताओं की रुचि या फैशन में परिवर्तन, कारखानों में हड़ताल या तालाबंदी, आग, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि से संबंधित हो सकती है। मतलब क्या है, जो भी व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है उसमें कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, कुछ आग लग जाए या फिर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाए, जिसके कारण क्या होता है कि लाभ क्या हो, कम हो या फिर न हो, या फिर उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो जाए जिससे कि जोखिम जो है व्यवसाय में बनी रहती है। उपयोगिता का सृजन।
व्यवसाय में व्यवसायी के साथ उपभोक्ता को भी लाभ प्राप्त होता है। व्यवसायी वस्तु के रूप में स्थान या अधिकार बदलकर वस्तु को और अधिक उपयोगी बना देता है। व्यवसायी वस्तु का उपयोगिता का सृजन करके उपभोग करने की स्थिति में ला देता है। मतलब जो व्यवसायी होता है वह वस्तु को, कच्ची वस्तु को पक्की वस्तु में, मतलब कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके उपभोक्ता तक पहुंचाता है और उपभोक्ताओं को भी उससे लाभ प्राप्त होता है और उसको ऐसी स्थिति में लाता है कि जिसमें वह उसकी वस्तु का उपयोगिता का सृजन करके वह उपभोग की, मतलब खाने की वस्तु के रूप में स्थिति में आ जाए। ये सभी हमारी हुई व्यवसाय की विशेषताएं।